जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए उड़ान स्टैटिक्स वाला एंशियंट इंडिया की हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा ही एंशियंट करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत द्वार 25 के लिए। ठीक है, तो उड़ान हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे। प्राचीन भारत। ठीक है, रिवीजन। इसकी विषय सूची देख लेते हैं कौन कौन से पहले करेंगे। यहाँ पे यह है प्रारंभिक इतिहास, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण, नवीन नव पाषाण काल, लौह युग, सिंधु घाटी, उसका शब्द है। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल में पढ़ना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बौद्ध धर्म में सारे सिद्धांत और सब कुछ पढ़ना है। फिर उसके बाद मगध साम्राज्य, महाजनपद वगैरह सारे, मगध है, शिशुनाग वंश है। उसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एशियाई संपर्क, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, कनिष्क। तो उसके बाद सातवाहन, गुप्तवाहन, संगम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म है। संगम एज है, मौर्य वंश है, हर्षवर्धन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास को तीन तीन भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक, प्रागैतिक कहते हैं, प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और काल ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिक इतिहास काल में लेखन के आविष्कार से पहले की घटनाओं का समय किया जाता है। आमतौर पर तीनों पाषाण काल का वर्णन करते हैं। आधि ऐतिहासिक और सामान्य और इतिहास काल के बीच का वर्णन करता है। तो हड़प्पा हड़प्पा लिपि को अभी तक समझा नहीं गया है, लेकिन मेसोपोटामिया के लेखों में इस सभ्यता का वर्णन लेख मिलता है। इसी प्रकार 1500 से 600 ईसा पूर्व की वैदिक सभ्यता की स्थायी मौखिक परंपरा प्रचलित थी। प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको भारतीय पाषाण युग को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण का काल को हम पढ़ते हैं पहले। तो लगभग 3.3 मिलियन वर्ष से। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल का अर्थ होता है पुराना पाषाण युग। ठीक है, इसकी शुरुआत पत्थर के औजारों के प्रथम प्रयोग से होती ही यह 3.3 मिलियन वर्ष से होमोसेपियंस के ठीक पहले पूर्वजों और द्वारा पत्थर के औजारों के सबसे पहले प्रयोग यहाँ पे ज्ञात हुए थे। ठीक है, उसके बाद अनुमानित मानव के पूर्वजों से विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। वे आखेटक और संग्राहक थे पूरा पाषाण काल में, और गुफाओं और चट्टानी आश्रय स्थलों में रहते थे। और इस चरण में पूरा पाषाण काल में उन्होंने आग का प्रचलन भी सीख लिया था। ठीक है, वे हाथ में कुल्हाड़ी, क्लीवर, चाकू, ब्लेड, खोदनी यानी उसे ब्यूरिन यानी खुरचनी, स्क्रैपर्स जैसे बिना पॉलिश किए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। यानी पूरा पाषाण काल में जैसे कि जो बिना पॉलिश किए हैं कि जो कुल्हाड़ी थे, चाकू थे, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आग का प्रयोग भी सीख लिया था। उसमें उन्हें भारत में कॉटजाइट मानव भी कहा था, क्योंकि वो विभिन्न औजारों का कॉटाइज का उपयोग करते थे। जलवायु की प्रकृति में जलवायु लोगों द्वारा उपयोग किए जाने पत्थर औजारों की प्रकृति में हुए परिवर्तन बिना पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। यानी पूर्व यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें क्या हुआ था कि प्रारंभिक पूरा पाषाण कालखंड के दौरान मानव पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस भारत में निवास करती थी। ठीक है, वर्ष 1982 में नर्मदा घाटी में आधारिक जमा हुए निक्षेप में आंशिक होमिनिड खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, नर्मदा घाटी का गाय जो
आंशिक भाग था वहीं पे होमिनिड खोपड़ी प्राप्त हुई थी। यहाँ जीवाश्म भारत में पाया जाना सबसे पुराना होमिन होमिनिन जीवाश्म और नर्मदा मानव शिवपैथिकस सिविलेंसिस के नाम से जाना था। यह मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास हथनौरा में पाया गया था। ठीक है, इसे पुरातन होमो सेपियंस का प्रतिनिधि भी माना जाता है। यह भारत में मानव पूर्वजों का एकमात्र मौजूदा जीवाश्म है। ठीक है, होमोनिड खोपड़ी यहाँ कोई दिक्कत। उसके बाद पढ़ लेते हैं निम्न निम्न पूरा पछवाड़ी स्तर उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत सोहन घाटी पंजाब में, वर्तमान पाकिस्तान में यहाँ है। उत्तर भारत बेलंग घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ की जो सोहन घाटी यहाँ की कुछ विशेषताएं ज्ञात है। पूरा पाषाणमाल प्राचीन कालों में से एक है। और यहाँ पे उत्तर भारत पूरा पाषाण मध्यकालीन जैसे साक्ष्य माइक्रोलिथिक उपकरण जैसे छोटे पत्थरों से निर्मित निवास स्थल की उपस्थिति। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे हम दक्षिण भारत अथिरमक्कम पल्लवरम गुड़ियम चेन्नई के निकट, दक्कन पठार होशंगा घाटी और इसामपुर कर्नाटक, मध्य भारत भीमबेटका मध्य प्रदेश। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पूरा पाषाण मध्य पाषाण कालीन यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए मध्य भारत भीमबेटका से गुफा से। उसके बाद देख लेते हैं न्यून पूरा पाषाण काल औजार गंगा घाटी कुछ क्षेत्र में दक्षिणी तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की पहाड़ी कुछ अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे। पंजाब में सोहन घाटी, अब पाकिस्तान में वेलंग घाटी मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चेन्नई के पास अथिरापक्कम पलावरम गुड़ियम, कर्नाटक में हुंसी घाटी इसमपुर तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटिका। जीवन शैली इनकी क्या थी कि आखेटक और संग्राहक के रूप में थे, खाना बदोश जीवन जीते थे। ये निम्न पूरा पाषाण काल में जो लोग थे आखेटक और संग्राहक थे, इनका खाना बदोश जीवन जीते थे। ये पशुओं का शिकार करते थे और कंदमूल मेवे फल इकट्ठा करते थे। वे हिंसक पशुओं द्वारा मारे गए पशुओं को मांस हड्डियों को खाते थे। नर्मदा घाटी में इलीफस नामक नामाडिकस विशाल दांत वाला एक प्रागैतिहासिक हाथी, स्टोगोडॉन गणेशा एक विशाल प्रागैतिहासिक हाथी, बोस नॉर्मडिकस जंगली मवेशी था, इक्वस नॉर्मडिकस विलुप्त विशाल जैसे घोड़े का जीवाश्म प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं इलियन और सोहन संस्कृति उपकरण मुस्त हस्त कुल्हाड़ी क्लेवर। सोहन संस्कृत इलियन संस्कृति में कुल्हाड़ी और क्लेवर मिले थे और सोहन संस्कृति में चॉपर काटने और उपकरण मिले थे। ठीक है, अतिर पक्कों में इक्वस के दांत, जली भैंस, नीलगाय अवशेष, 17 पशुओं के खुर के निशान मिले हुए थे। इक्वेस पशुओं की प्रजाति इक्वस पशुओं की प्रजाति से संबंधित जिसमें घोड़े, गधे और जेबरा शामिल थे। होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस नदियों घाटों के पास गुफाओं और चट्टानों का आश्रय स्थलों में रहते थे, जैसे कि मध्य प्रदेश और भीमबेटका और चेन्नई के पास गुड़ियम शासी में थे। होमो इरेक्टस थे में होमो सैपियंस जैसी जटिल भाषा संस्कृत नहीं थी। दुनिया या शब्द होंगे सांकेतिक भाषा का प्रयोग व्यक्त किया होगा। औजार क्या कि पहले पुरापाषाण कालीन औजार की पहचान वर्ष 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा चेन्नई के पास पलवरम में नामक स्थान पर की गई थी। और औजारों में पश्चिमी एशिया, यूरोप, अफ्रीका में उपयोग किए जाने वाले औजार हाथ की कुल्हाड़ी, चाकू, क्लीवर शामिल थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे मध्य पूर्व पाषाण काल। इसमें कई सारे लिथिक पद्धति में कई परिवर्तन देखने को मिलती हैं। ठीक है, व्यवहार मानवीयता के कारण। ठीक है, व्यवहार संबंधी मानव पूर्वजों के संबंधी। भारत में इस चरण में सबसे पहले पहचान HD सांकलिया निवासा अहमदाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी पर की थी। ठीक है,
अफ्रीकी के मध्य पाषाण काल में युग में होमो सेपियंस से या यूरोप में नियंदरथल से जुड़ा था। इस दौरान भारत में होमोनिन जीवाश्म हड्डी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मध्य पाषाण काल में कोई भी होमोनिन जीवाश्म हड्डी का कोई नहीं मिला था, साक्ष्य नहीं मिला था। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी के क्षेत्रों पर तुंगभद्रा और सोन नदी घाटी इस काल में साक्ष्य पाए गए थे। नियंदरथल पूर्व एशिया में रहते थे, पुरातन मानव की पुरात थी। ठीक है। औजार तरीके, कुल्हाड़ियाँ, क्लीवर, चाकू काटने का खुरची, वही सब। ठीक है। यहाँ पे फेंकने वाला नुकीला औजार, कंधे पर भाला और फ्लेक्स चाकू शामिल थे। फ्लेक्स उद्योगों में खुरचनी, स्क्रैपर्स, भाला, पॉइंट्स और बर्मा बोरर्स जैसे औजार प्रमुख शामिल थे मध्य पाषाण काल में। उसके बाद उत्तर पुरा पाषाण काल। यह आधुनिक मानव, ठीक है, 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में विकसित होकर 60,000 वर्ष पूर्व एशिया की ओर गए। संभवतः भारत में उच्च पुरापाषाण संस्कृति की शुरुआत की थी इन्होंने। स्थल यहाँ पे कौन कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल में? कर्नाटक मेराल भावी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश कुंडूल गुफाएं, तेलंगाना गोदावरी खानी, मध्य प्रदेश में बागेश्वर, भागोर, सकन, चोन घाटी, भीमबेटका, महाराष्ट्र पाटन, झारखंड छोटा नागपुर पठार। वितरण कर्नाटक के मेराल भाभी में, आंध्र प्रदेश में कुंडल गुफाएं, तेलंगाना में गोदावरी खानी। ठीक है। भीमबेटका और पाटन जलगांव महाराष्ट्र के उत्तरी पुरापाषाण का 25,000 वर्ष पूर्व स्थलों में शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके पाए गए थे यहाँ पे। ठीक है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका और पाटन जलगांव महाराष्ट्र के उत्तरी पुरापाषाण काल में वर्ष पूर्व में शुतुरमुर्ग जो अंडे छिलके पाए गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो निवास कहाँ ये लोग रहते हैं? गुफाओं में, छोटी छोटी खुली जगहों का उपयोग करते थे उत्तर पुरापाषाण काल में। ठीक है। इस काल में जो था पेंटिंग, माला, आभूषण प्राप्त हुए थे। भीमबेटका के हरे रंगों की कुछ पेंटिंग इसी काल में हुई थी, इसी काल की थी। इस काल में शुतुरमुर्ग के अंडे, छिलके, खोल, पत्थर के मनके, कंगन, पत्थर का हार आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम, महाराष्ट्र के पाटन में प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश के बाघोर में एक मंदिर जैसी संरचना प्राप्त हुई थी। यह भारत में विश्व का सबसे पहला ज्ञात साक्ष्य मंदिर है। यहाँ का समकालीन मंदिर बलुआ पत्थर से बनी थी। और यहाँ के औजार कौन कौन थे? यहाँ औजार और अस्थि औजार तकनीक पदार्थ था। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल गुफाओं में हड्डी के हथियार, पशु प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मध्य पाषाण काल। ठीक है। कि मध्य पाषाण काल आखिरी युग जैसे हिमयुग के अंत आसपास शुरू हुआ था, नव पाषाण युग की शुरुआत तक जारी रहा था। यहाँ जलवायु के ग्लोबल हिम युग के बाद ग्लोबल वार्मिंग के आगमन के साथ मानव समूह अत्यधिक गतिशील हो गए थे। विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्र में अधिकार शुरू कर दिया था। ठीक है। उसके बाद इस काल में राजस्थान के डीडवाना मीठी झीलें मौजूद थीं। यानी मध्य पाषाण काल में राजस्थान के डीडवाना में मीठी झील की झीलें प्रसिद्ध थीं। ठीक है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती थी। इस काल में पशुओं की हड्डियां मध्य पाषाण के सूक्ष्म और पर्णपाती वनों होने का संकेत देती थी। स्थल पैसरा, मुंगेर बिहार, लंगनार गुजरात में, बाघोर, सकंड, चौपानी, मांडो, सराय नहर, महमदा, दमदमा उत्तर प्रदेश में जो कि है, और संगनकल्लू, गिब्बान हल्लू कर्नाटक, श्रीलाले उत्तर प्रदेश के लखैया और बघेल जिले मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका में अवस्थित हैं। मुंबई के तटीय स्थल तमिलनाडु विशाखापत्तनम में थोथुकुडी के टेरी स्थल, रेटी के टीले, कर्ण, बना एक तटीय स्थान। ठीक है। मध्य पाषाण काल में। ठीक है। यहाँ पे लंगनिया, अखज, वलसा, हीरापुर, भीमबेटका गुफा। जीवन शैली इनकी कैसी थी? मध्य पाषाण काल में आजीविका के लिए आखेट और संग्रहण करते थे। और यहाँ पे जो कृषि का विकास नहीं हुआ था इस चरण में, लेकिन मध्य पाषाण काल के अंत तक मनुष्यों में
मनुष्यों ने पौधों को सीमित रूप में घरेलू उपयोग में बोना शुरू कर दिया था और पशुपालन को पालतू बनाया था, जिसमें नवपाषाण जीवन कलन प्रशस्त हुआ था। ठीक है। इस काल में लोग आग में भुने हुए भोजन का उपयोग करने लगे थे। आग और शायद भुने हुए भोजन का उपयोग करने लगे थे। गुजरात के कानेवाला, लोटेश्वर, रतनपुर, मध्य प्रदेश, आदमगढ़ और भीमगेट बेटका के मवेशियों की भीड़, बकरियों, सूअर जैसे आदि पशुओं की हड्डियां मिली थी। कानेवाल में गुजरात में एक ऊँट की हड्डी मिली थी। ठीक है। उसके बाद अंडाकार गोलाकार झोपड़ियों के निशान, साथ साथ संभवत बेंत, बाणे की मवेशी, डब, गोबर पुताई के निशान उत्तर प्रदेश के चौपानी, मंड, दमदमा तथा राजस्थान के बागोरा और तिलवाड़ा में पाए गए। ठीक है। विशिष्ट उपकरण क्या क्या थे? वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन अनुरूप मध्यपाषाण काल औजार का उपयोग किया था। यहाँ पे छोटे और पशुओं को शिकार करने में सक्षम बनाया जाता था। और यहाँ की कला संस्कृति का राजस्थान के चंद्रावती ज्यामिति नक्शा वाला एक चकमक चट पत्थर भीम बेटिका से ज्यामितीय डिजाइन, उत्कीर्ण हड्डियों की वस्तुएं, दांत बिलेते शैल चित्र मध्य प्रदेश के मध्य भारत में शैलाश्रमों में उपलब्ध थे। वे लोगों को शिकार करते हुए, पशुओं को फंसाते, मछलियों को नचाते हुए दिखाए गए हैं। यानी यहाँ की जो संस्कृति थी मध्यपुरा पाषाण काल में, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में शिलालेख उपलब्ध थे और लोगों को शिकार करते हुए, मछलियों को फंसाते हुए, पकड़ते हुए आदि आदि यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका गुफा है। रायसेन और पंचमढ़ी उत्तर प्रदेश में, दक्षिण मिर्जापुर में भी कला के साक्ष्य कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं। ठीक है। भीम जो बेटिका है चित्रकारी से यहाँ से पता चल जाता है पशुओं का शिकार किया जाता था और इसके लिए पुरुषों महिलाओं एक साथ जाते थे। यानी भीम बेटिका चित्रकारी जहाँ बनी है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जो पशुओं का शिकार लोग करते थे और पुरुष और महिलाओं एक साथ ही शिकार करने जाते थे। ठीक है। शवाधान लोग मृतकों को दफनाते थे और जिससे उनकी मान्यताओं का पता चल जाता। उत्तर प्रदेश में महदहा, दमदम और शराय नहर को मानव कंकाल मिले हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश के महदहा और दमदम और सराय नहर में मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। और महदहा में एक पुरुष और एक महिला को साथ दफनाया गया था। नवपाषाण कालीन काल। ठीक है। नवपाषाण कालीन के शुरुआत 10,000 ईस्वी पूर्व, इसमें कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। नवपाषाण कालीन संस्कृत के प्रारंभिक साक्ष्य मिस्र और मेसोपोटामिया के सिंचित भारत के गंगा घाटी और चीन के उपजाऊ क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। नवपाषाण कालीन क्रांति कृषि के विकास से अधिशेष खाद्य उत्पादन हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप सुविधाओं का उदय हुआ था। मिट्टी के बर्तनों, स्थायी आवासों के निर्माण साथ बड़े बड़े गांव में स्थित में आए थे। विशिष्ट उपकरण कौन कौन से जहाँ पे है नवपाषाण काल में? तो पॉलीजर किया वो पत्थर की कुल्हाड़ियाँ थी, माइक्रोलिथिक फलक, ब्लेड। विशेषताएं कौन कौन नवपाषाण काल में विशेषताएं कौन कौन सी थी? उत्तर प्रदेश में मानव में नवपाषाण काल में मेहरगढ़, राणा, गुंडई, सरायकला और जलीलपुर स्थल अब पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से 7,000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक नवपाषाण के साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ जो गेहूँ और जौ की खेती की जाती थी मेहरगढ़ में भेड़, बकरी, मवेशियों का पालतू बनाया गया था। यह संस्कृति सिंध सभ्यता की पहले थी। मेहरगढ़ का दूसरा चरण। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में प्रारंभ दंत चिकित्सा। नवपाषाण काल से लोगों ने पिसा हुआ अनाज, पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में लोगों ने अनाज अपना पका हुआ भोजन खाने लगे थे। ठीक है। मानवीय दांत के जीवित व्यक्ति बेदनी का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था, जिसे दंत चिकित्सा के रूप में देखा जाता था। कश्मीर घाटी के स्थल बुर्ज होम महापाषाण का प्रारंभिक इतिहास काल का साक्ष्य प्राप्त करता। ठंडे मौसम बचने के लिए लोग गड्ढों में घर बना कर रहते थे। घर में अंडाकार
घर जो होता था अंडाकार और नीचे चौड़े ऊपर संकीर्ण होते थे, यानी कश्मीर घाटी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग जो रहते थे गड्ढों में घर बना के रहते थे। वहाँ ये वे हड्डी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है। उसके साथ ही स्मारक खड़े पत्थर साक्ष्य मिले थे वहाँ पे। लाल मिट्टी के बर्तन, चित्रित मृदभांड और धातुओं की वस्तुओं के साक्ष्य मिले थे। वे तांबे के तीरों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले कश्मीर घाटी में। ठीक है। यहाँ पर गेहूँ, साधारण मटर, मसूर के बीज प्राप्त हुए हैं। वो उसके बाद वे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे और व्यापार करते थे। नवपाषाण कालीन में दो चरण की पहचान की, सिरेमिक और सिरेमिक चरण कहा था। सिरेमिक चरण में सिरेमिक का प्रमाण नहीं मिलता है। सिरेमिक चरण में मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण मिलता है। ठीक है। एसिरेमिक में सिरेमिक का प्रमाण नहीं मिलता। कश्मीर घाटी में काली मिट्टी के चित्रित बर्तनों का काला चित्रित मृदभांड, गोमेद, सुलेमानी पत्थर, कर्नेलियन के मनकों को चित्रित मिट्टी बर्तनों का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है। नवपाषाण काल में एक समाधि स्थल जो जंगली कुत्तों की हड्डियाँ, बारहसिंगा सींग मिला था यहीं पे। ठीक। कश्मीर घाटी में जंगली कुत्ते की हड्डियाँ, बारहसिंगा का सींग मिला था। और एक पत्थर पर कुत्ते सूर्य के साथ शिकार दृश्य को तीर कर दर्शाया गया है कश्मीर घाटी। उसके बाद देखते हैं गंगा घाटी और मध्य भारत। उत्तर प्रदेश में लहुरा देव, चौपानी, मांडो, कोलडेवा और महगरा। बिहार में चिरांद, सेनुआर प्रमुख यहाँ के स्थल हैं। ठीक है। लहुरा देव स्थल 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की खेती यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी लहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे छिलके वाली 6 पंक्ति में जौ की खेती, कई प्रकार के चावल, गेहूँ, मटर, चना, छोटी सरसों और पटसन। ठीक है। आलसी, कटहल की खेती के साक्ष्य मिले यहाँ पे। जंगली पशुओं की हड्डियों को, भेड़, बकरी, मवेशियों की हड्डियाँ यहाँ पे मिली। पूर्वी भारत में नवपाषाण कालीन स्थल थे। बिहार, पश्चिम बंगाल कई स्थानों पर पाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे नुकीले, कुंडा, बंट, केल्ट, छेनी, मुठेरे वाली कुल्हाड़ी जैसे औजार मिले हैं पूर्वी भारत में। उसके दक्षिण भारत यानी कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु का उत्तरी पश्चिमी भाग। यहाँ पे औजारों में पत्थर, कुल्हाड़ियाँ और ब्लेड शामिल थे। ठीक है। यहाँ से आग से पकी हुई मिट्टी, छोटी मूर्तियाँ पशुपालन का संकेत देती हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इन स्थलों में बीच में राख के टीले, उनके चारों ओर बस्तियाँ। आंध्र प्रदेश में उंतनूर, पालवो, कर्नाटक में कोडेकल और कुपगल, बुधियाल में राख के ढेर पाए गए हैं। ठीक है। तो ये स्थल जल स्रोतों वाली ग्रेनाइट पहाड़ियों के पास पाए गए थे। स्थल गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के में घाटियों में पाए गए थे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। कुछ प्रमुख इनके स्थल हैं। संगम कल्लू, ये कर्नाटक का है। तेक्कलकोटा, ब्राह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, वाटेकल। ठीक है। उसका नागोर्जुकोंडा, रामापुरम, वीरप्परम, पयमवल्ली, तो ये तमिलनाडु के हैं स्थल। ठीक है। पूर्व भारत, असम, गारो हिल्स। यह संस्कृत 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। दाओ जली, हेडिंग, सरुतरु, झूम खेती के साक्ष्य यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। उसके बाद बेलन घाटी के विंध्य पर्वत, उत्तरी प्रदेश में स्कंद, सभी पर 3 चरण पूर्वापाषाण के बाद मध्य पूर्वापाषाण और नवपाषाण के चरण प्राप्त हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ताम्रपाषाण कालीन। यहाँ पे धातुओं का उपयोग शुरू किया था। पहली बार जो धातु थी वो तांबा थी। ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन तांबा, पत्थर और तांबा के औजारों का साथ उपयोग देखा गया था। उसके बाद औजार लोग पत्थर की कुल्हाड़ियाँ जैसे छोटे औजार हैं, हथियारों का प्रयोग करते। साथ ही वो ब्लेड हैं, व्यापक रूप से विकसित चपटी, कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, चाकू, साथ में तांबे वस्तुएं भी प्राप्त ताम्रपाषाण कालीन में प्राप्त हुई थी। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत व ताम्र संचय स्थल। ठीक है। दैमाबाद, नेवासा, पंडुराजी, डिब्बी, सोहगौरा, जोधपुरा, गणेशम। ठीक है। नगदा, झांकर, जुगूर। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख स्थल है, कहाँ से
उनकी विशेषताएं क्या हैं? दक्षिण पूर्व राजस्थान, यहाँ कौन कौन से स्थल हैं? आहड़, गिलुंद, गणेशर। यहाँ से जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आहड़ पत्थर की कुल्हाड़ी और ब्लेड का अभाव था यहाँ पे। गिलुंद में पत्थर ब्लेड उद्योग। गणेशर में हड़प्पा को तांबे की आपूर्ति। ये जो क्वेश्चन है जो इसकी विशेषता है, यूपीएससी 2021 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। उनकी अर्थव्यवस्था का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में शिकार और कृषि, ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं? कायथा, एरड़ मालवा, नर्मदा टोली, नर्मदा, ताम्रपाल ताम्रपाड़ ताम्रपाषाण बस्तियों का साक्षी। यहाँ पे जो उनकी जीविका थी, अर्थव्यवस्था थी, कृषि, शिकार और कृषि करते थे। उत्तर प्रदेश की भी यही जीविका थी, ठीक है। पश्चिमी पश्चिमी महाराष्ट्र, जोरवे, नेवासा, दैमामाद, अहमदनगर, चंदौली, सोनगांव, इनामगंज, पुणे, ठीक है। तो जोरवे जो सपाट और आयताकार लंबी कुल्हाड़ियाँ मिलती। चंदौली तांबे की छेनी के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे चंदौली में, ठीक है। इनके भी शिकार कृषि, धातुकर्म, शिकार कृषि, इनकी सबकी पूर्वी भारत में, आंध्र प्रदेश में सबकी जो अर्थव्यवस्था जीविका है कि शिकार और अपना कृषि करते थे, ठीक है। चिरान जो है गंगा नदी में, पांडु राजा, डीबी, महिषादल पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत, आंध्र प्रदेश को कोडेकल, उंतूर, नागार्जुनकोंडा, पलवान, ठीक है। यहाँ जो आंध्र प्रदेश में कोडेकल, उंतूर और नागार्जुनकोंडा पलवार में जो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पे तांबे की वस्तुओं का अभाव था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्यभांड काले और बर्तन सफ़ेदी रैखिक डिजाइनों में चित्रित किया था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रहने वाले लोग टोंटी वाले नालेदार बर्तन, स्टैंड वाले बर्तन और स्टैंड वाले कटोरे का उपयोग करते थे, ठीक है। गैरिक मध्यभांड ताम्र पाषाण काल के सिंधु घाटी के मैदान में पाया गया था। यहाँ की जो स्थल आकृतियाँ वस्तुएं पाई गई थी, इसलिए तांबा भंडार संस्कृत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ एक ग्रामीण संस्कृति थी, यहाँ पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्राचीन भारत में मध्यभांड बनाने की संस्कृति। गेरुआ रंग का मध्यभांड काल रेखा क्या है? 2600 से 1200 ईसा पूर्व। यहाँ जो विशेषताएं हैं, कृषि और पशुपालन के साथ ग्रामीण संस्कृत, तांबे के भंडार की कलाकृतियाँ, बांस मिट्टी से बने घर यहाँ पे थे। और महत्वपूर्ण स्थल गंगा के मैदान क्षेत्र में, विशेष रूप से उत्तर भारत में हरियाणा। काले और लाल मध्यभांड ताम्रपाषाण कालीन 2600 से 1000 ईस्वी चाक आधारित थे। सफ़ेद चित्रीय आकृतियाँ से बनी होती, स्टैंड पर शैलियाँ, कटोरे, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे इनाम गांव में काले मध्यभांड, वहाँ पे चित्रित दूषित मध्यभांड PGW, ठीक है, PGWLU, सॉरी PGW, ठीक है। PGWU। तो यहाँ पे वैदिक संस्कृत संबंध चित्रीय ज्यामिति आकृतियों के साथ मिट्टी के बर्तन घरेलू बनाने में संबंध था। यहाँ चित्रित मध्यभांड हस्तिनापुर, अक्षित्र, अतरंजी खेड़ा और भगवानपुरा भारत के गंगा मैदान में पूर्व स्थान थे। उत्तरी काले मध्यभांड यहाँ पे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रावस्ती, कौशाम्बी में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, जहाँ पे ऐसी विशेषताएं मिलती थी। और यहाँ पे चमकदार बनावट का चमकदार काली सतह नगरीकरण मौर्य काल से संबंधित था। उत्तरी काले दूषित वर्धमान गेरुआ लेप का काले हल्के पीले पदार्थ गुप्त काल, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पशुपालन और खाद्य आहार उत्पादन। ताम्रपाषाण के लोग जो थे कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे। उनका घोड़ों का परिचय स्पष्ट नहीं था। पूर्वी भारत के लोग बिहार और पश्चिम मछली कांटे में पाए थे। यहाँ जो ताम्रपाषाण काल में गेहूँ, चावल, बाजरा जैसे मसूर, काला चना और छोटी मटर की खेती किया करते थे, ठीक है। पूर्वी भारत में चावल थे, पश्चिमी भारत जौ, गेहूँ, दक्कन में काली मृदा के कपास, निम्न दक्कन में रागी, बाजरा और अन्य छोटे
उत्पादन, मोटे अनाज से उत्पादन किया जाता, गेहूँ बाजरा वगैरह, ठीक है। पूर्वी भारत में चावल, पश्चिमी भारत में गेहूँ और चना। मकान इनकी कैसी थी, ये जो थी गर्त अर्थविंद, इनकी जो मिट्टी की ईंटें शायद ही पकी हुई थी। अनाज भंडारण के लिए बढ़ने साइकिल अच्छी तरह तैयार किया गया था, गड्ढे में मिले थे, ठीक है। इनाम गांव, एरठ जैसी बस्तियों को किलेबंदी थी, लेकिन शहरी का अभाव था। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कला शिल्प। लोग पत्थर में कुशल ताम्रकार भी थे। यहाँ पे जो ताम्र पाषाण काल में मुख्य जो धातु थी वो तांबा थी, ठीक है। यहाँ पे उन्हें कताई बुनाई का ज्ञान था, वस्त्र निर्माण में विशेषता हासिल की थी। उसका काफ़ी सारे पॉइंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके असमानताएं देख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल संस्कृत, यहाँ पे काला तांबा गनाने की दक्षता प्राप्त थी। संस्कृतियाँ थी। अर्थव्यवस्था के बाद से पश्चिमी भारत में उत्तर सूक्ष्म मतदर देखी गई थी। सबसे पहले खाना पकाने के लिए भंडारण के चित्रित मध्यभांड का उपयोग किया गया। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में, यानी ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले यहाँ पे तांबा गलाने की दक्षता प्राप्त थी। ऊपर से यहाँ पे खाना पकाने के लिए भंडार के चित्रित मतवाहन का उपयोग किया जाता था। पहला गांव जो स्थापित किया होता, विशेष उत्पादन भी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो तांबा सीमित था, चमकीले कोमल तांबे के औजार थे। अधिकांश भाग में ताम्र पाषाण काल में कांस्य युग औजार व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित थे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं लौह युग। लौह इसकी समय सीमा है 1100 से 8000 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पे जो मध्यभांड थे, यमुना गंगा घाटी की चित्रित दूषित मध्यभांड संस्कृति, महाजनपद पॉलिश काली, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग। भारत में महापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? अदिन आदिच नल्लूर, ठीक है, तमिलनाडु में ये है। महापाषाण कालीन संस्कृति, लोहे की वस्तुएं, सोने की आभूषण, मध्यभांड यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कलश शवादान काले का क्या 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद पय्यमपल्ली वेल्लोर तमिलनाडु का क्षेत्र है ये। यहाँ जो विशेषता है काले और लाल मध्यभांड, और यहाँ की प्रमुख जो कलाकृतियाँ हैं लोहे औजार मोतियाँ यहाँ पे मिली थी, ठीक है। कलश शवादान, उसके कोडुमल, ये कहाँ का है? तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे जो उसकी विशेषता है गड्ढे में दफन कच्ची कब्र, यहाँ पे समाधान की अवधि है जो गढ़ समाधान कलश समाधान प्राप्त हुए थे, ठीक। ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक में पत्थर से घिरी कब्रें, नवपाषाण काल से महापाषाण काल। यहाँ पे लोहे के उपकरण आभूषण, लाल और काले मध्यभांड, ठीक है। हिरेबेनकल कर्नाटक में जो कि है स्थान, यहाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महापाषाणिक स्थल है, ठीक है। हिरेबेनकल, ये जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महापाषाणिक काल स्थल है। यहाँ पे जो था मध्यभांड, लोहे के औजार, मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक है। मास्की, कर्नाटक में अशोक नाम का प्रथम उल्लेख यहाँ पे मिलता है, ठीक है। लोहे के औजार, काले और लाल मध्यभांड का इन्होंने उपयोग किया था। सगारामपेट, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे कच्ची कब्रें और डोलमेन इसकी विशेषता थी। पत्थर के उपकरण मध्यभांड, डोलमेन ऑइंट कच्छ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे हल्लूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। लोहे का प्रारंभिक उपयोग यहाँ पे शुरू हो गया था। मध्यभांड और लोहे के औजार, कच्ची कब्र। पोरकलम, ये केरल में पड़ता है। यहाँ पत्थर के घेरे कलश दान दफन विशेषता है इसकी, ठीक है। यहाँ पे जो कलाकृतियाँ मध्यभांड, मोतियाँ लोहे जैसे औजार मिलते हैं यहाँ पे। अमृत मंगलम, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पत्थर घेरे कब्रें इसकी विशेषता है। लोहे की मोतियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई थी, वस्तुएं मोतियाँ, ठीक है। जारवे में, ये महाराष्ट्र है। ताम्र पाषाण के महापाषाण कालीन तक काले और लाल मध्यभांड की वस्तुएं यहाँ पे मिलती थी। चंद्रावली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। जमुना पानी, महाराष्ट्र, पत्थर के घेरे महापाषाण काली कब्रें। गुफकरल, कश्मीर में पड़ता है। पत्थर के उपकरण मध्यभांड। राजन कोल्लूर, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। नागौर कोंडा आंध्र प्रदेश में केरन कब्रें और डोलमेन मध्यभांड, मोतिया लोहे के औजार यहाँ प्राप्त हुए थे, ठीक है।
उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर दूसरे नंबर हम टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पढ़ते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में भारत और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम में अस्तित्व में यहाँ आई थी। यह सभ्यता शहरीकरण के पहले चरण व्यापक चरण व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करती है। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृत भी इसको कहते हैं, 700 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में मन्ना पाषाणकालीन स्तरों के प्रारंभिक चरण के साथ धीरे धीरे अस्तित्व में आई थी। हड़प्पा संस्कृत को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया, तो हम देख लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा या क्षेत्रीकरण, यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल कौन है? हड़प्पा है, कोट दीजिए, अमरी है। विशेषताएं क्या? किलोबंदी है, ग्रिड 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 योजना पैटर्न पर आधारित थी। प्रारंभिक व्यापार नेटवर्क शिल्प विशेषकार का विशेषज्ञता का विकास, संक्रमणकालीन चरण, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल है कुड़ाल, धौलावीरा, हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो विशेषता है, संक्रमणकालीन में शिल्प विशेषज्ञता का बढ़ता स्तर, एक व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली, मिट्टी के बर्तन, मडभांड का डिजाइन यही तैयार किया गया था। परिपक्व हड़प्पा या एकीकरण, मोहनजोदड़ो इसके अंतर्गत जो स्थल आते हैं, कालीबंगा, धौलावीरा। यहाँ पे जो वृहद पैमाने पर शहरीकरण और लेखन का प्रारंभ हुआ था और कलाकृतियों में एक रूपता विकसित व्यापार था। उत्तर हड़प्पा या स्थानीयकरण, हड़प्पा सीसवाल, रजड़ी, रंगपुर में काबिस्तान, यहाँ पे जो कुछ स्थलों का परित्याग, ग्राम पद्धति का विकास, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर में सूरतगोही अफगानिस्तान, भारत, मांडा चिनाब जम्मू कश्मीर जो कि पड़ता है। उत्तर पश्चिम में क्या था? सुतगांगे डोर पाकिस्तानी रंग सीमा, ठीक है। पूर्व में था आलमगीर उत्तर प्रदेश भारत। दक्षिण में दैमाबाद था जो कि महाराष्ट्र भारत का क्षेत्र पड़ता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में स्थित थे। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ की विशेषताएं क्या थी। हड़प्पा में हड़प्पा कहाँ है? पंजाब के पाकिस्तान में, ठीक है। किसकी नदी पर है हड़प्पा? रावी नदी किनारे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। इसे सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 6 अन्य भंडारियों की 2 पंक्तियाँ, पुरुष धड़ की प्रतिमा, लाल बड़ुआ पत्थर से लिंग योनि के साथ पत्थर के प्रतीक, माता देवी की आसपास है। यहाँ पे आदि चीज़ें यहाँ प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी सिंध नदी पर है। इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है यहाँ पे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से दाह संस्कार, दफनाना, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी मात, पशुपति, माता देवी की मूर्ति, मोहन, नृत्य करती हुई नृत्यांगनी यानी नृत्य करती है देवी की नृत्य, कांस्य की प्रतिमा प्राप्ति, कांस्य का जो भैंसा दाढ़ी वाला पुरुष यहाँ पे मोहनजोदड़ो से आधे में प्राप्त हुई थी, ठीक है। और यहाँ से हड़प्पा से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से पुरुष धड़ की प्रतिमा है, लाल बड़ुआ पत्थर जो कि बनी थी, लिंग योनि के प्रत्येक अक्षर के प्रतीक, माता देवी की पासा। उसके बाद हम देख लेते हैं चौंदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? चौंदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान पड़ता है, सिंध नदी किनारे है चौंदड़ो, ठीक है। यहाँ पे जो मन का बनाना, संग काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना आदि का बांटना, ईंट पर कुत्ते की पंजे की छाप बनाना, बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल, कांस्य खिलाड़ी आदि गाड़ी बनाना शामिल। यहाँ पे लोथल जो कि गुजरात में है, भगवा नदी पर स्थित है, भगवा और साबरमती का संगम, नदियों का संगम। यहाँ से कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो यहाँ से हमें लोथल से बंदरगाह, गोदीवाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी, ठीक है। चावल की भूसी, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, नौसैनिक व्यापार स्थल, जोड़ों में जोड़ों में शवों को दफनाना, यानी पुरुष और महिला एक ही साथ दफना दिए जाते थे, ठीक है। तो लोथल से प्राप्त होता है। गढ़ को दीवार से नहीं घेरा बल्कि ऊंचाई से बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं धौलावीरा जो कि गुजरात में राज्य में है, लूही नदी किनारे धौला स्थित है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। तो अनूठी जल संचयन प्रणाली, झंझा नीर जल निकासी, बड़े पत्थरों को भौगोलिक शिला चक्र है, विशेषीकृत
बेदनी टिल, विशाल जल भंडार यहीं से धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये दोहारे यूपीएससी ने दोहारे 21 में क्वेश्चन पूछा, इससे ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ निर्माण पत्थर का उपयोग प्रारंभ का प्रयोग किया था। यहाँ पे साइन बोर्ड मिला था जिसपे अक्षर खुदे हुए लिखे थे। यहाँ पे जो प्राचीन साइन बोर्ड का अक्षर मिला था जिस पे अक्षर खुदे हुए थे। ठीक है, धौलावीरा में प्राप्त हुए थे। तो यहाँ स्थलों के 3 भागों में गढ़, मध्य और निचला सर में विभाजित किया गया था। यहाँ पे जो स्थलों के 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सुरकोटदा, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ था हमें सुरकोटदा में? अंडाकार कब्रें मिली थी, पात्र सेवादान मिले थे। उसके बाद कालीबंगन जो राज्य है ये कहाँ पे है? राजस्थान पड़ता है। यहाँ पे चूड़ी के खारखाना मिला था, जुते हुए शते, खेत की जते शते मिलती, ऊँट की हड्डियाँ मिली थी, अग्नि वेदियाँ, बैल की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसके बाद बनावली जो कि पड़ता है हरियाणा में, किस नदी किनारे है? रंगोई। ठीक है, यहाँ अंडाकार बस्ती, जौ के दाने, लाजवर्द यानी नीला रत्न, अग्निवेदियाँ यहाँ से बनावली से हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद जल निकासी के लिए प्रणाली का अभाव, अरिय संकुलों वाला एकमात्र शहर था बनावली। रोपड़ जो कि पंजाब पड़ता है, किस नदी किनारे है? सतलुज नदी किनारे। ठीक है, सतलुज। यहाँ पे कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया गया था। ठीक है, यानी कुत्ता और इंसान को एक साथ दफनाया गया था। तो कहाँ पे? रोपड़ में साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अंडाकार वाली समाधि मिली थी, तांबे की लाड़ी भी प्राप्त हुई थी रोपड़ से ही हमें। राखी गढ़ी जो कि इसका हरियाणा में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखी गढ़ी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखी गढ़ी। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति तीनों चरणों को प्रदर्शित करता है। रंगपुर जो कि गुजरात में क्षेत्र में पड़ता है, नदी। ठीक है हमारा, तो यहाँ पे जो है रंगपुर में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? दोनों संस्कृति अवशेष मिले थे, हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा पूर्व में नीले और भूरे रंग के बर्तन प्राप्त हुए थे। आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हिंडन नदी किनारे है ये। यहाँ पे टूटा हुआ तांबा ब्लेड, एक कुर्ता गर्द कपड़े की छाप मिली थी आलमगीर में। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में परवरा नदी किनारे। ठीक है, कांसी की प्रतिमा, रथ के साथ ही बैल और हाथी के गेंडे। ठीक है, यहाँ पे कांसी की प्रतिमा मिलती है, रथ के साथ सारथी बैल होता और हाथी और गेंडा था। ठीक है, दैमाबाद में कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिंध नदी किनारे हैं। दुर्ग की निर्माण की मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से किया गया था। ठीक है, अच्छी तरह पकाए गए लाल हैं भूरे बर्तनों पर सींग वाला देवता। ठीक है, पीपल के पत्ते और काले रंग से बनाई गई मछली, शल्क जैसी रूपांकन यहाँ पे पाया गया था कोट दीजी में। ठीक है, तो कोट दीजी स्थान कहाँ पे? पाकिस्तान में। अमरी सिंध पाकिस्तान, ये भी सिंध नदी की तरह पड़ता है। तो यहाँ पे गैंडे के वास्तविक अवशेष मिले थे। सुतकांगे डोर सिंध पाकिस्तान में, दास नदी पर है। ठीक है, तो राख से भरे बर्तन है, तांबा की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियाँ हैं, बर्तन हैं यहाँ पे सुतकांगे डोर में प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद मूल रूप से बंदरगाह के बाद में तटीय स्थान के समुद्र से कट गया। बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध के साक्ष्य, यानी अगर पुनः आता बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध के साक्ष्य कहाँ से? सुतकांगे डोर से, जो कि सिंध पाकिस्तान पड़ता है, दास नदी किनारे पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैप है। हड़प्पाकालीन नगर ये है, मांडा, आलमगिरी, फिर यहाँ पे दैमाबाद, सुतकांगे डोर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पुरातत्वीय विकास। 1826 में हड़प्पा का सबसे पहला दौरा चार्ल्स मेयर ने किया था। 1921 में MS वत्स ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की थी। 1925 में मोहनजोदड़ो से खुदाई शुरू की। 1940 में REM व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की थी। 1955 में SR रावलोथन ने खुदाई की थी। यहाँ पे 1875 छूट गया था, सॉरी। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिपोर्ट दी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेक्षक इनको ही माना था अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, उसके बाद 1960 में BB लाल और B थापर के कालीबंगा के
उत्खनन प्रारंभ कराया था। 1990 में आर एस्ट वेस्ट ने धौलागिरी में खुदाई की शुरुआत करी थी। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853, 56, 75 में इसमें दौरा किया था यहाँ पे, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने ASI महानिदेशक पदभार संभाला था। हड़प्पा सभ्यता का अनुसंधान शुरू किया था और भारत में पुरातत्व विकास में भूमिका उन्होंने निभाई थी। राजनीतिक विशेषताएं क्या क्या थी यहाँ पे? केंद्रीय सत्ता जैसी समान शक्तियों का योगदान था, जैसे मिट्टी, बर्तन, मोहरे, ईंट लीप, श्रमिक आदि। नगर योजना। हड़प्पा जो सभ्यता थी अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए विख्यात थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता काल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, ठीक है, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी प्रमुख शहर थे यहाँ पे। तो निचला हिस्सा और गढ़ एक्रोपोलिस उठा हुआ भाग 2 भागों में विभाजित किया गया था इन शहरों को, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं निचला शहर। ग्रिड पैटर्न पर थोड़ा किया गया था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता ग्रिड पैटर्न के अनुसार ही किया गया था। और जिसमें सड़कें पर जो हड़प्पा सभ्यता काल में जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी, ठीक है। नियोजन से पहले सड़कें बनाना, फिर उनमें किनारे घर बसाना आदि शामिल था, ठीक है। सड़कें चौड़ी थी जो शहर के आयताकार वर्गाकार खंडों में विभाजित थी हड़प्पा सभ्यता काल में, ठीक है। यहाँ पे घर मिट्टी की ईंटें, नालियाँ, पक्की ईंटें बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यताओं संरचनाओं में मोटाई चौड़ाई जो ईंट की जो मोटाई चौड़ाई लंबाई है 1:2:4 अनुपात में था, ठीक है। ईंटें एक समान में थी। मिस्र में समकालीन इमारतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो तो शहर के नियोजन ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, ठीक है। जिसमें सड़कें थी समकोण पर काटती थी, ठीक है। यहाँ पे सड़कें चौड़ी थी, आयताकार वर्गखंड में बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे जो पकी हुई मिट्टी के घर बनाए जाते, घर की जो मिट्टी है ईंटों से और नालियों से पकी हुई ईंटें बनाई जाती थी। और यहाँ पे जो सभी हड़प्पा सभ्यता संरचना में मोटाई चौड़ाई लंबाई का अनुपात था 1:4, ठीक है। उसके बाद घर बनाने के लिए घरों में पक्की ईंटें से स्नानागार नालियाँ बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। घरों का जो आकार अलग अलग होता था, लेकिन दो से अधिक मंजिल और कमरे ही होते थे, ठीक है। कई घरों में एक आंगन होता था जिसके 4 कमरे होते थे। उसके बाद जल निकासी। प्रत्येक जो घर था सड़क नालियों से जुड़ा हुआ था। मुख्य नाला नीट गारों से होते थे, कच्ची ईंट या चूना पत्थर से ढके होते थे, जिन्हें सफाई के लिए आसानी से हटाया जा सके। उसके बाद दुर्ग। इसका निर्माण मिट्टी व ऊंची समतल भूमि पर किया था। इसे दीवार के शहर के निचले भाग में अलग किया गया था। उसके बाद देखते विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य मिलते हैं। किसी विशेष अनुष्ठित स्नान के लिए था, ठीक है। यह एक प्रांगण अवस्थित एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों तरफ गलियारे में घिरा हुआ था, ठीक है। स्नानागार का फर्श थी पक्की ईंटों से बनी हुई थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो स्नानागार जो सच था मोहनजोदड़ो से मिला था। उसके बाद देख लेते हैं बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने हुए थे। स्नानागार जहाँ पे बना हुआ था वहाँ पे बगल में कपड़े बदलने के कमरा भी बना हुआ था। ईंटों के जिप्सम के गारे जलरोधी तरीके से बिछाया गया था। अन्नागार अनाज का भंडार यानी, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता को प्रभावी संरचना थी। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है। हड़प्पा में गढ़ के 6 अन्नागार थे। वर्तागार ईंटों से चबूतरे स्पष्ट रूप से फसल तैयार करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि फर्श की दीवारों में दरारें और गेहूं जौ पाए जाते थे। कालीबंगा में ईंटों के चबूतरे दक्षिण भाग में अन्न भंडार के उपयोग लिए किया गया था। धार्मिक संस्थाएं यहाँ पे क्या क्या थी? धार्मिक सभ्यता थी। यहाँ पे धार्मिक तत्व मौजूद थे, वास्तविकता रूप में प्रभावी नहीं थे, लेकिन
यहाँ पे जो कोई मंदिर नहीं मिला था और प्रतिमाओं की लघुमूर्तियों पूजा का अनुमान प्रतिमाओं और लघुमूर्तियों से लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हड़प्पावासी सभ्यता जो पृथ्वी की उर्वरता के देवी के रूप में मानते थे, पृथ्वी को जो उर्वरता के देवी के रूप में मानते थे, और यह अनुमान एक टेराकोटा मूर्ति से एक महिला की भ्रूण से उगने वाले पौधे से लगाया जाता है। यहाँ पे जो हड़प्पावासी थे, यहाँ टेराकोटा में एक स्थान, टेराकोटा जो स्थान है वहाँ से एक महिला के भ्रूण से उगने वाले पौधे को दर्शाया गया था। तो वहीं वहीं से तो ये जो है ये क्वेश्चन, यह धर्म सभ्यता थी, और हालांकि यह धार्मिक तत्व मौजूद थे, वास्तु रूप से प्रभावी नहीं थे। तो यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है। ठीक है। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता में पूजा का अनुमान प्रतिमाओं लघु मूर्तियों से लगाया था। तो ये जो है क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है। धार्मिक प्रथाओं में योनि की पूजा थी, लिंगम पुष्प पशु पूजा, अग्निवेदी का उपयोग, वृक्ष पूजा विशेष रूप पीपल वृक्ष शामिल थे। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग थे पीपल की वृक्ष की पूजा करते थे। ताबीज बड़ी संख्या में पाए जाते थे। इनका उपयोग भूतों और बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए होता था। यहाँ हड़प्पा लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी प्राचीन लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। यानी दाएं से, यहाँ पे जो हड़प्पा का जो लिपि थी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया था। हड़प्पा सभ्यता में इस लिपि को पढ़ा नहीं गया था। ठीक है। यहाँ पे सबसे लंबे शिलालेखों सबसे 26 चिन्ह थे। उसके बाद यहाँ वर्णानुक्रमिक नहीं था, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर एक व्यंजन को दर्शाता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चित्रलेख थे 250 से 400 के बीच। यहाँ निजी संपत्ति रिकॉर्डिंग के हिसाब से किताब से रखना सुलभ बना। भार मापन यहाँ पे वार्ड जिले में शामिल थे। आमतौर पर चकमक पत्थर से बने होते, सामान्यतः किसी पर निशान के घनाकार होते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे वजन की इकाइयाँ। धाड़ लंबे समय एक आना 16 आने में 1 रुपया की परंपरा यहाँ पे थी। बाइनरी नंबर प्रणाली का प्रयोग किया था। जैसे बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 4 8। ठीक है। 1 2 4 8 16 32 का प्रयोग किया था। ठीक है। वजन की जो इकाइयाँ जो लोग नापते थे, कोई चीज़ मापते थे, तो 16 गुणज में थी। उदाहरण के लिए 16 64 160 32 और 660 का उपयोग किया था। माप के लिए छड़ियों के माप चिन्हांकन मिले, जिनमें से कांसे की निर्मित थी। उन्होंने एक पैमाने का उपयोग किया था 1 इंच जिसमें 1 इंच लगभग 1.75 सेंटीमीटर के बराबर था। ठीक है। उसके बाद सामाजिक विशेषताएं। समाज मुख्यतः शहरी था, जिसमें लोग मध्यम वर्ग लोग शामिल थे। ठीक है। शवादान कालीबंगा में अग्निवेदियों की पहचान की गई थी। उन्होंने मृतकों को दफनाया था। ठीक है। उसके बाद आभूषणों, पुरुषों महिलाओं के दोनों कब्र में पाए गए थे। यहाँ पे हड़प्पाई कब्रों में मिट्टी के बर्तन, आभूषणों के दर्पण, नीले मोती और पुनर्जन्म में संकेत देते थे। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हल्के टेराकोटा मॉडल, कृषि प्रथाओं को शामिल करने वाला हल्के मॉडल, जुते हुए खेत, समकोण पर 2 खांचों वाला खेत, फसल प्रणाली का संकेत देते। चावल खेती के प्रमाण, बैल के चित्र, मोहर और बैलों की टेराकोटा मूर्तियाँ समम हल चलाने के लिए प्रयुक्त थीं। अन्य विशेषताएँ क्या थी यहाँ पे, गेहूँ, जौ, मसूर, चना, तिल, सरसों, बाजरा आदि शामिल हैं। गाइस इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। पशु, उसके बाद हम देखते हैं पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले लकड़ी के हल और पत्थर की हंसिया प्रयोग किया जाता था यहीं पे। ठीक है। सिंचाई के लिए नहर कुओं का उपयोग करते, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे सिंचाई के लिए नहर कुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है। मेसोपोटामिया के समान ही किसानों को कर के रूप में प्रयोग किया जाता। अनाज किसानों के रूप में कर के रूप में प्रयोग किया जाता। पशुपालन, हड़प्पा वासियों द्वारा पशुपालन भी किया जाता था। ठीक है। तो हड़प्पा वासियों में परिचित वस्तु। ठीक है। पालतू वस्तु, यानी जेबू, कुबड़ वाले बैल, भैंस, सुअर, मुर्गी, कुत्ते बिल्ली गधे, ऊँट। ठीक है। और हड़प्पा वासी घोड़े से अपरिचित थे। ठीक है। और परिचित कौन कौन चीज़ थे, यानी
बैल है, भैंस है, बकरियां हैं, भेड़ है, सूअर है, मुर्गी है, कुत्ते पालन है, बिल्ली, गधे, ऊंट, इनसे सबसे परिचित थे और हड़प्पा घोड़े से परिचित नहीं थे। जंगली पशु कौन से? सूअर है, घड़ियाल है, हाथी है, गैंडा है, अमरी के साथ, ठीक है। तो हड़प्पा वासी इनसे परिचित थे, शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है। पक्षी जहाँ पे मोर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जीवन शैली। पुरुष और महिलाएं धोती और शाल अलग अलग पोशाक पहनते थे, ठीक है। सीने बार का उपयोग सौंदर्य प्रशासन के लिए किया जाता था। फेस पेंट, लिपस्टिक, कोलिरियम यानी आईलाइनर उन्हें अज्ञात थे। उसके बाद कलाकृतियाँ कैसी कैसी थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जैसी बड़ी सब बस्तियों में संस्कृति, छोटी बस्तियाँ और इनका अभाव देखने को मिलता है। चमकदार चीनी मिट्टी के बर्तन जो शायद इन इत्र की बोतलों में उपयोग किए जाते थे, ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता पर सभी वर्ण आभूषण और भंडारों में बरामद किए गए थे। कृषि जिनका हड़प्पा वासियों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत था, कृषि था, ठीक है। हल्के टेराकोटा मॉडल, चिरस्थानी बनावली, जूते हुए खेत, कालीबंगन साक्ष्य मिले थे। कालीबंगन से साक्ष्य मिले, लोथल से चावल की खेती, बैल के चित्रण, विभिन्न स्थल, ठीक है। हड़प्पा के मवेशियों को जेबू कहा जाता था। यह एक बड़ी नस्ल जिसे उनकी मोहरों पर दर्शाया गया था, ठीक है। तो पकड़ ही चुके हैं, मछली मोर आहार का हिस्सा थे, ठीक है। यहाँ पे सूअर है, हिरण है, घड़ियाल के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उन्हें घोड़े की जानकारी नहीं थी, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं आगे। उसके बाद मोहरे कलाकृतियाँ हैं। व्यापारिक साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए थे? इसके बाद मोहरे और कलाकृतियाँ ओमान, बहरीन, इराक और ईरान में प्राप्त। मोसोपोटामिया स्थलों पर हड़प्पा कालीन मोहरे प्राप्त। पाठ्य साक्ष्य, फनी लिपिका, शिलालेखों में अध्ययन, मेलुआ क्षेत्र सिंह, मेलुआ वास्तुकला, लोथल गुजरात, परिवहन के साधन, बैलगाड़ियाँ और नावें शामिल थीं। ये वे ठोस पहियों वाली गाड़ियों का उपयोग से परिचित। इनकी गाड़ियाँ आधुनिक इक्का घोड़ गाड़ी के समान थीं। यहाँ पे जो कोई भी धातु मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। यह ईरान, अफगानिस्तान के खनिज और भारत के कुछ हिस्सों में सीसा, तांबा, चीनी के हरिताश्म पत्थर का, हिमालय और कश्मीर के देवदार की लकड़ियों का उपयोग आयात किया जाता था। सोना अफगानिस्तान, ईरान, कोलार भारत, कोलतार था बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, तांबा खेती राजस्थान, ओमान, टीन अफगानिस्तान, ईरान से मिला था। सीसा दक्षिण भारत में, लाजवर्द, लापिस लाजुली जिसे कहा था, स्रोत गोई अफगानिस्तान थे। हरिताश्म पत्थर ये पामीर से मिला था, ठीक है। शेलखड़ी ईरान, फिरोजा रत्न ईरान से मिला था, ठीक है। कृषि तो आगे सब पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद पत्थर कांच टेराकोटा की मूर्ति मिली हैं। टेराकोटा पत्थर कांच की मूर्ति में तुलना, मानव रूप की टेराकोटा मूर्ति अनपढ़, ठीक है। ये मूर्तियाँ गुजरात के कुछ हिस्सों में कालीबंगन पर अधिक वास्तविक दिखाई पड़ती हैं। हड़प्पा से मारुति देवी की टेराकोटा की मूर्ति मिली है, ठीक है। ज़्यादातर जो यहाँ पे मोहरे थे सेलखड़ी के रूप में थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर मोहरे थे सेलखड़ी के रूप में बनी हुई थी। कभी कभी ये मोहरे गोमेद, हाथीदार, चमकदार पत्थर, चमकदार चीनी, टेराकोटा से बनी होती थी, जिन पर पशुपति मोहरे, एक सींग वाला गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली सांड, बकरी, भैंस आदि से आकृतियाँ उत्कीर्ण होती थी, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों के अधिकांश चाक से बने होते थे। हाथ से बने बर्तनों की बहुत संख्या कम ही थी, और मिट्टी के बर्तन जो आमतौर पर लाल मिट्टी से बने होते चित्रित बर्तनों की अधिक साधारण थे। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे थे अधिक पकाए जाते थे, अच्छी तरह पकाया तो लाल रंग परत से काले रंग की पेंटिंग करते थे, ठीक है। उन पर गहरे लाल रंग की परत और काले रंग की पेंटिंग करते थे, ठीक है। उसके बाद कला और शिल्प, लोथल बोर्ड सामग्री, शंख, नागेश्वर, बालाघाट, सेलखड़ी राजस्थान से मिली, लाजनम, सुरदगोई, तांबा राजस्थान, ओमान के, ठीक है। तो पढ़ ही चुके हैं। सोमेर
कपड़ा उन्हें कपास और रेशम का ज्ञान था हड़प्पा वासियों को। एक पुजारी के रूप में बयान की गई थी और फूलों की सजावट रूम था शाल जैसा कपड़ा बनाने के लिए दिखाया गया था। ठीक है, कपास और उनकी कताई आम थी। फरमा हरियाणा में एक मिले कब्रिस्तान से पता चलता है कि शवों को आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। लाल रंग के कर्नेलियन यमन यानी उत्पादन, पीले रंग के कच्चे माल कैल्सिडोनी और मोतियों को जलाकर विभिन्न जड़ों से प्राप्त किया जाता था। धात औजार हड़प्पा जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा वासी तांबे के कांस्य से उपकरण बना जानते थे। टीनों को तांबे के साथ मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। ठीक है, छेनी छेनी सुई मछली का कांटा, इससे आप लोग मछली पकड़ते हैं, इससे लोग मछली पकड़ते नहीं, कांटा जैसे बोलता है। तराजू है, दर्पण है, सुरमा की छड़ें तांबे के ही बने होते थे। ठीक है, रोहड़ी चमकदार पत्थर से बने ब्लेड का उपयोग हड़प्पा वासियों द्वारा किया जाता था और उन्हें हथियारों के रूप में तीर नोक भाले की नोक केल्ट कुल्हाड़ी शामिल थी। रोहरी रोहरी चट क्या था? तो पत्थर महीन एक महीन दान वाली चट्टान है जो पाकिस्तान के रोहड़ी पहाड़ों क्षेत्र से पाई जाती थी। इसका उपयोग हड़प्पा वासियों द्वारा ब्लेड और उपकरण बनाने के लिए किया था। लास्ट वैक्स या साइपर पर्ड्यू तकनीक का उपयोग करके कांसे की ढलाई का व्यापक पैमाने पर किया जाता है। नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो कालीबंगा से बैल की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी जो नृत्य करती हुई मूर्ति है नर्तकी की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और कालीबंगा स्थान से कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और जो हड़प्पा सभ्यता वासियों को इनको लोहे ज्ञान से परिचित नहीं थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंधु घाटी उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। दक्षिणी उपमहाद्वीप सांस्कृतिक समूह शिकारी संग्रह करता है। ये इनकी मुख्य रूप से शिकार और संग्रह केरल में, श्रीलंका में। कर्नाटक आंध्र प्रदेश नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ पशुपालन और हल पर आधारित थीं। दक्कन में भारत में ग्रामीण वैसे उत्तरी भारत में पशुपालन पर कश्मीर घाटी आदि। मध्य पूर्वी भारत नवपाषाणकालीन संस्कृति प्रारंभिक पहले कृषि करते उसके पशुपालन की गतिविधियाँ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे थे? जलवायु परिवर्तन के कारण पतन इसका हुआ था। बाढ़ के कारण, मृदा में उर्वरता कमी, व्यापार में गिरावट, आर्य आक्रमण, भूकंप, आंतरिक संघर्ष, संसाधनों का अधिक उपयोग। ठीक है, यहाँ पे कृषि इस सरलता में कमी थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण भी बहुत सारे थे और फसल में उत्पादन में कमी, आर्थिक समृद्धि, संसाधनों की कमी थी, एकीकृत नेतृत्व या संगठन की कमी, पर्यावरण चरण में वृद्धि। तो इसको PDF हम टेलीग्राम पर चैनल पर डाल देंगे, तो वहीं पे आप लोग पढ़ लीजिएगा विस्तार से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चैप्टर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता और प्रारंभिक इतिहास खत्म यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है? दो हमारे प्रारंभिक इतिहास को हमने कवर कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम वैदिक काल पे आएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, तो यहाँ बहुत जो भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक एक एक करके टॉपिक हम ले लेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।